Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Vishu Sindhu and you are watching NCERT classes. So kids, हम शुरू करने जा रहे हैं अब साइंस फॉर क्लास 9th। अब तक आपने क्लास 6, 7th और 8th में जो साइंस पढ़ी है उसी को बेस लेके हम थ्रू आउट इस क्लास में स्टडी करेंगे। अब से जो आप यहाँ पढ़ोगे वो थोड़ा सा इन डेप्थ होगा एज़ कम्पेयर टू योर अर्लियर क्लासेस, और यही बेस बनता चलेगा आपकी अपकमिंग क्लासेस के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बच्चों, आपके आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, आप रूम में बैठे हो, इस वीडियो को देख रहे हो सकता है लैपटॉप पे, हो सकता है मोबाइल पे देख रहे हो। आपके पास क्या हो सकता है, नोटबुक, पेन, पेंसिल, नियर बाय बहुत सारे आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो बच्चों, ये सभी किसी ना किसी चीज़ से मिलके बने हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, उस चीज़ को नाम दे दिया मैटर। अब मैटर क्या है, कैसा है, ये सब अब हम स्टडी करेंगे। तो किसी भी चीज़ को मैटर होने के लिए उसका एक डेफिनेट, एक फिक्स मास होना चाहिए, उसका एक वॉल्यूम होना चाहिए। सो किड्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इफ़ वी कैन सेंस एनी ऑब्जेक्ट विद एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस देन वी कैन से इट इज़ अ मैटर। ठीक है, तो जैसे आपको आंखों से इतनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो सभी क्या है, मैटर। आप चीज़ को टच करके फील कर सकते हो, वो क्या है, मैटर। आप ब्रीद कर रहे हो तो जो ऑक्सीजन आई वो मैटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस आर ऑलमोस्ट मैटर। अब हमने ऑलमोस्ट क्यों यूज़ किया है ना, ऑलमोस्ट हमने इसलिए यूज़ किया कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें दिखाई देती हैं, फील भी होती हैं, बट वो मैटर नहीं है। जैसे क्या, अब आप रूम में बैठे हो, अगर डे टाइम है तो सनलाइट आ रही होगी, या फिर हो सकता है आपने रूम में कोई ट्यूब या CFL या LED बल्ब आपने जला रखा हो, तो लाइट आ रही है ना उससे भी। तो बेटा, जो ये लाइट आ रही है ये लाइट मैटर नहीं है। हाँ, जिस सोर्स से आपको लाइट मिल रही है वो मैटर है। अब वो सोर्स आपका LED या CFL भी हो सकता है, या वो सोर्स सन भी हो सकता है, बट जो लाइट आ रही है वो मैटर नहीं है। हाँ, आप आपकी आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे कि जो ये लाइट है ये पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको बोलते हैं फोटोन। अब वो मैटर है नहीं है, ये सब आप अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करोगे, बट फॉर नाउ आपके लिए लाइट मैटर नहीं है। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना। आप बाहर जाते हो, आपको ट्रैफिक का शोर सुनाई देता है, हॉर्न सुनाई देते हैं, तो जो आपको सुनाई देता है वो मैटर नहीं है। वो सोर्स जहाँ से वो आवाज़ जनरेट हुई वो मैटर है, वो मीडियम जहाँ से वो आवाज़ ट्रैवल करके आई वो मैटर है, बट वो आवाज़ मैटर नहीं है। ठीक है, वो आवाज़ क्या है ये आप आगे बढ़ोगे। ओके, इससे अलावा क्या है, क्या क्या फील करते हैं हम, आप हैप्पीनेस फील करते हो, सैडनेस फील करते हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हैं जिनको आप फील करते हो। आपको चोट लगती है तो आपको पेन फील होता है। तो ये जो कुछ भी हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैटर नहीं है। फाइन। अब आपको किसी कोई परफ्यूम है, उसके आपको खुशबू आती है ना, अच्छा लगता है। जो खुशबू जो आपने सेंस की वो मैटर नहीं है। हाँ, उस परफ्यूम में से कुछ पार्टिकल्स निकले, कुछ गैसेस निकली, वो मैटर हैं। ठीक है, लेकिन वो जो खुशबू आपने सेंस की, या अगर कोई बैड स्मेल है तो वो जो सेंस किया आपने वो मैटर नहीं है। जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो मैटर। तो बेटा, कुछ ही ऐसे एग्जांपल्स थे जो मैटर नहीं थे। इसके अलावा मोस्टली जो भी चीज़ें आपके आसपास प्रेजेंट हैं, आप ऑक्सीजन है जिसको ब्रीद कर रहे हो, ठीक है, फूड खाते हो आप, आपके आसपास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, प्लेनेट हैं, स्टार्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। तो इतना कुछ जानने के बाद आपको और भी जानने की क्यूरियोसिटी होगी, और ये क्यूरियोसिटी बेटा आज से नहीं है, अर्लियर टाइम से है। जो उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग था वो भी क्यूरियस था अपने आसपास की चीज़ों को लेके। ठीक है, उसको भी ये जानना था कि उसका जो सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं वो किस चीज़ से बने हैं। तो उन्होंने क्या क्लासीफाई किया था, जो उस टाइम पे फिलोसफर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो किससे बनी है, 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। कौन सी, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और इन चीज़ों को उन्होंने नाम क्या दिया था, पंचतत्व। उनको बोला था पंचतत्व। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न डे साइंस है उनका कुछ और ही मानना है। उनके अकॉर्डिंग मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ 2 टाइप से है। और वो 2 टाइप कौन कौन सी हैं, वो टाइप है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल नेचर। तो जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं मैटर क्या है। मैटर वो चीज़ जिसका अपना कोई मास है, कोई वॉल्यूम है, वो मैटर है। अब वॉल्यूम के बारे में आपको पता था, ये मास क्या है बेटा, मास है काउंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट।
किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर है उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और उसी के काउंट को क्या बोला गया है, मास। इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर के नेचर की, कि वो मैटर कैसा है, क्या शेप है उसकी, ठीक है, साइज क्या है उसका। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैटर के फिजिकल नेचर की। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, मैटर का शेप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और मैटर का साइज क्या है। तो इसके स्ट्रक्चर को लेके डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज रही हैं, ठीक है। एक का क्या मानना था कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक एक ही है। दूसरी आइडियोलॉजी का क्या मानना था, उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये पार्टिकल की फॉर्म में है, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना सैंड के, ये उस फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन ली है, ये लाइन कैसी है, कंटिन्यूअस है। एक ये वुडन ब्लॉक लिया है हमने, ये वुडन ब्लॉक भी क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या इसके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट है, नहीं। अगर आप चाहो कि इस लाइन के बीच में आप कहीं कुछ प्लेस करो, क्या प्लेस कर सकते हो, नहीं। वहीं पे आप देखिए एक ये लाइन है, अगर आप चाहो कि कुछ आपको प्लेस करना है इन बिटवीन, तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, यहाँ प्लेस कर सकते हो, यहाँ यहाँ। ये यहाँ पे क्या है बेटा, स्पेस प्रेजेंट है जहाँ पे आप किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो, है ना। लेकिन ये जो लाइन है इसके बीच में सच कोई स्पेस नहीं है। तो जो आइडियोलॉजी थी कौन सी, जिन्होंने बोला था मैटर एक कंटिन्यूअस है, तो वो इस तरह की आइडियोलॉजी थी। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि मैटर कुछ इस तरह का है। ये वुडन ब्लॉक शुरू से लास्ट तक कंप्लीट एक कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये लकड़ी का बना हुआ है तो बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, क्या यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो, नहीं। तो जो दूसरी आइडियोलॉजी थी उसका क्या मानना था कि मैटर जो है वो सैंड पार्टिकल्स की तरह है, ठीक है। अब अगर सैंड पार्टिकल्स की तरह तो उसके बीच में क्या होगा, प्रेजेंट कुछ ना कुछ फ्री स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक गिलास लीजिए और उसको आधा पानी से भरिए, वाटर जो उसका लेवल है उसको मार्क कर लीजिए कि पानी यहाँ तक है। उसमें फिर आप ऐड कीजिए थोड़ा सा नमक, सॉल्ट ऐड कीजिए उसमें, ठीक है। उसको मिलाइए अच्छे से। आप देखेंगे कि उसमें जो लेवल है वाटर का वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कीजिए उसमें, अब भी आप देखेंगे कि वाटर लेवल अब भी वहीं पे है। तो ऐसा क्यों हुआ, है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मैटर है वो पार्टिकल की फॉर्म में है, और अगर पार्टिकल की फॉर्म में है तो जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि बीच में कोई ना कोई स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो साल्ट के पार्टिकल्स थे वो कहाँ पे जाके फिक्स हो गए, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट था, फाइन। अगर वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता तो ना तो वाटर के पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस मिलना था और ना ही सॉल्ट के पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस था, तो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो इस चीज़ से हम समझ पाए कि जो मैटर है वो क्या है, पार्टिकल फॉर्म में है, ठीक है। वो कंटिन्यूअस एक ब्लॉक के जैसा नहीं है, वो पार्टिकल के जैसा है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके। तो बच्चों जो मैटर का शेप है, मैटर का शेप पार्टिकल की तरह है, जैसे सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अब बात करते हैं मैटर के साइज़ की। जो मैटर का पार्टिकल है उसका साइज़ क्या है, क्या लगता है आपको कितना साइज़ होगा उसका, एक सैंड के पार्टिकल जितना होगा, नहीं, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ होगा इसका। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कोई भी चीज़ है वो किससे बनी है, मैटर से बनी है। तो जो सैंड पार्टिकल है वो भी किससे बना है, मैटर से। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं, ठीक है। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास लीजिए, उसमें 2 से 3 क्रिस्टल ऐड कीजिए, किस चीज़ के, पोटेशियम परमैंगनेट के। वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्रिस्टल आप उसमें ऐड करेंगे तो उसको स्टिर करने के बाद आप क्या पाएंगे कि जो उसका कलर है वो चेंज होके पिंक हो गया है, ठीक है। जो ग्लास में आपने वाटर लिया था उसका कलर चेंज होके कैसा हो गया है, पिंक हो गया है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के वो क्या हो गए, डिजोल्व हो गए वाटर के अंदर, और जो वहाँ पे स्पेस एम्प्टी था उसके अंदर अपने आप को फिट कर दिया, ओके। अब उस ग्लास को एक काम कीजिए, किसी और बड़े कंटेनर में पानी लीजिए और उसमें उसको डाल दीजिए। तो क्या देखोगे आप कि जो उसका कलर था वो थोड़ा सा लाइट हो गया है। जितना वो पहले पिंक था अब उतना पिंक अब नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल्स वहाँ पे सिर्फ एक ग्लास में थे अब वो पूरे के पूरे कंटेनर में आ गए हैं, फाइन। अब उस कंटेनर में जो पानी है उसको किसी बकेट में डाल दीजिए जिसमें ऑलरेडी पानी है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि कलर थोड़ा सा लाइट हुआ, बट वो जो कलर है लाइट वो पूरे के पूरे बकेट में है, ठीक है। तो क्या पता चलता है यहाँ से, हमने शुरू में सिर्फ 2-3 क्रिस्टल लिए थे, वो भी छोटे छोटे। वो जब हमने ग्लास में डाले तो वहाँ भी थे,
और जब वो क्रिस्टल कंटेनर में डाले वो वहाँ भी पूरे कंटेनर में थे, और अब बकेट में डाला तो पूरे बकेट में भी फैल गए हैं, है ना। तो इतने से छोटे क्रिस्टल के पार्टिकल पूरे बकेट में फैल गए हैं। अब आप सोच के देखो कितने होंगे। अब अगर इस बकेट से आप किसी और बड़े टब में या किसी और बड़े कंटेनर में अगर पानी में डालोगे आप, तो ये वहाँ भी इसी तरह से फैल जाएंगे। ठीक है, कलर और थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, लेकिन ये वहाँ भी पूरे के पूरे कंटेनर में क्या होगा, फैल जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, इसीलिए तो वो सारे के सारे कंटेनर में फैल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। इतने छोटे हैं बेटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसा है साइज इनका, वेरी वेरी स्मॉल। तो बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट अभी आपने किया, एक्टिविटी आपने की, इसको आप डेटोल की हेल्प से भी कर सकते हो। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप उसकी जगह पे थोड़ा सा डेटोल डाल के चेक कर सकते हो। आप देखोगे कि वो जो डेटोल है उसकी स्मेल उस ग्लास में भी है। ग्लास से जब आपने दूसरे कंटेनर में डाला तो डेटोल की स्मेल वहाँ भी प्रेजेंट थी। ठीक है, फिर आपने उसको जब बकेट में डाला तो आपको वहाँ भी डेटोल की स्मेल प्रेजेंट मिलेगी। तो इससे क्या शो होता है कि चाहे आप कितने ही लिक्विड में इसको डाल रहे हो, ये पार्टिकल्स हर जगह फैल जाते हैं। अगर ये थोड़े से पार्टिकल होते तो क्या पूरे के पूरे बकेट में फैल पाते, या बकेट के बाद आपने और किसी बड़े कंटेनर में डाला तो क्या वहाँ पे फैल पाते। क्यों स्प्रेड हुए, कैसे स्प्रेड हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे। क्वांटिटी ज़्यादा क्यों, क्योंकि बहुत छोटा है साइज़, तो हमने थोड़ा सा लिया, उसमें भी बहुत ज़्यादा बहुत लार्ज क्वांटिटी इनकी प्रेजेंट थी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जो मैटर है वो पार्टिकल की फॉर्म में है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, वो कोई कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो साइज़ है पार्टिकल का वो बहुत बहुत छोटा है। इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। फाइन, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो इसकी सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस। अब कैसे पता चला इस बात का, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, कौन सी, सॉल्ट एंड वाटर वाली। तो इसमें आपने देखा कि जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ पे जाके फिक्स हो गए थे, जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट था, है ना। और कैसे पता चला कि वो फ्री स्पेस में फिक्स हुए हैं, क्योंकि जब हमने उसमें नमक ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया वाटर के अंदर, तो वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ था। तो इस चीज़ ने शो किया कि वहाँ कोई ना कोई फ्री स्पेस अवेलेबल था, जिसको ऑक्यूपाई किया किसने, सॉल्ट पार्टिकल्स ने। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होता तो क्या वाटर लेवल इंक्रीज किए बिना सॉल्ट ऐड कर सकते थे हम, नहीं। जब सॉल्ट ऐड किया और वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ तो इस चीज़ ने शो किया कि वहाँ पे क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई बेटा इसकी, कि देयर इज ए स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स हैं किसी मैटर के वो हमेशा मूव करते हैं। मूव करने से क्या मतलब है, अब जब भी आपके घर में आपका फेवरेट खाना बनता है तो आप चाहे कहीं भी बैठे हो, किसी रूम में बैठे हो, आपको फट से पता चल जाता है कि हाँ आज तो जो फेवरेट खाना है वो बन गया है। कैसे पता चला, क्या आप किचन में गए, नहीं, आप जहाँ भी जिस रूम में बैठे थे आपको वहीं पे पता चल गया कि आपका खाना जो फेवरेट है वो बन रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि आपको उसकी जो अरोमा थी फूड की वो तक पहुँच गई। अब वो कैसे पहुँची, वो पहुँची बेटा इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कि जो पार्टिकल है मैटर के वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, आप अगर घर में अगरबत्ती जलाते हो, इंसेंस स्टिक, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो फ्रेगरेंस है वो पूरे के पूरे घर में फैल जाती है ना। क्या उसको आपने कोई किसी चीज़ की हेल्प से फैलाया, नहीं, वो अपने आप फैल गई। लेकिन जब तक उसको आपने लिट नहीं किया था, जलाया नहीं था, क्या अरोमा फैली थी कहीं पे, क्या पता चला था कि कोई अगरबत्ती यहाँ पे रखी भी है, नहीं। जलने के बाद वो सारे के सारे रूम में फैल गई। तो ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। एक और एक्टिविटी देखते हैं, एक ग्लास लीजिए पानी का। ठीक है, ये जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप इन सबको परफॉर्म करके देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, एक पानी का ग्लास लीजिए, उसमें एक हल्की सी ड्रॉप इंक डाल दीजिए, रेड और ब्लू डजेंट मैटर, आप उसमें एक ड्रॉप इंक डाल दीजिए। ठीक है, उसको आपको स्टिर नहीं करना है, मिलाना नहीं, आप उसको एज इट इज़ रख दीजिए। क्या आप देखोगे आप, कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो उसके अंदर इंक थी जो आपने एक जगह पे डाली थी वो पूरे के पूरे ग्लास में फैल चुकी है। क्यों हुआ ऐसा,
वो इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते हैं। ठीक है, अब यही जो एक्टिविटी आपने इनके साथ परफॉर्म की, इसको किसी और लिक्विड के साथ परफॉर्म करके देखिए। क्या? जैसे हनी के साथ शहद लीजिए, देखिए वो जो हनी के पार्टिकल्स थे जो आपने हनी उसमें डाला था, क्या वो इवनली पूरे ग्लास में स्प्रेड हुए? करके देखिएगा। ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन आती है उसके ऊपर कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश कीजिए। फाइन। उसके बाद एक और एक्टिविटी हम करके देखते हैं, क्या कि अब तक हमने एक ही गिलास लिया था, अब एक गिलास गर्म पानी और एक गिलास ठंडे पानी का लीजिए। ठीक है, जो आपने इंक डाली थी या तो आप सेम वही परफॉर्म कर सकते हैं, या क्या कीजिए, जो पोटेशियम परमैंगनेट था ना वो लीजिए और दोनों ग्लास में दो दो क्रिस्टल उसके डाल दीजिए। आप कुछ टाइम बाद नोटिस करेंगे कि जो गर्म पानी वाला ग्लास है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी स्प्रेड हुए एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वन। जिसमें आपने ठंडा पानी लिया था उसमें इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं हुए। हाँ, लेकिन जो गर्म पानी वाला था उसमें बहुत जल्दी स्प्रेड हुए। क्या रीज़न था इसका? आप लोगों ने पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है क्या? व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज़ जब मूव करती है तो क्या पोजेस करती है? वो काइनेटिक एनर्जी। अब ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इनके पास भी अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या है? प्रेजेंट है। दे डू पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो पार्टिकल्स थी उनकी मूवमेंट क्या हो गई थी? इंक्रीज हुई थी। जो गर्म पानी वाला ग्लास था ना आपका, उसमें जल्दी से जल्दी कैसे स्प्रेड हुए? क्योंकि जो टेम्परेचर उसमें इंक्रीज था उसने इनकी मूवमेंट को तेज कर दिया था। तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, और हमने क्या देखा इसमें कि जो ये पार्टिकल्स थे ये इवनली पूरे के पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड हो गए थे। ठीक है, क्या अलग अलग नज़र आ रहा था आपको जब आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला या आपने इंक डाली या आपने उसमें नमक डाला पानी में? क्या वो अलग अलग नज़र आ रहे थे आपको? नहीं, वो कंप्लीटली अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो गए थे। ठीक है, और जब एक चीज़ के, एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल में फाइनली मिक्स हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को डिफ्यूजन। फाइन, चलिए अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सोचिए आप अपने किसी फ्रेंड के साथ खड़े हो। ठीक है, तो अपने फ्रेंड के को क्या बोलिए कि आपके फिंगर को होल्ड करे। कैसे? लाइक दिस। ठीक है, आप एक दूसरे के फिंगर को कुछ इस तरह से होल्ड कीजिए, दोनों फोर्स लगाइए। ठीक है, आप अपनी तरफ खींचिए, आपका फ्रेंड अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो क्या होगा? थोड़ा सा फोर्स लगाते ही जो आपका कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, अब इस तरह पकड़ने की बजाय आप इस तरह से हैंड्स को होल्ड कीजिए। ठीक है, क्या होगा? एक टाइम होगा जब ये भी ब्रेक हो जाएगा। अब इस तरह से पकड़ने की बजाय और नज़दीक से स्ट्रोंगली फर्मली इसको पकड़िए। ठीक है, क्या होगा? जितना टाइम और जितना फोर्स पहले लगा था उससे और ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। फाइन। और अगर आप एक दूसरे को साइड से होल्ड करेंगे कंप्लीटली तो क्या होगा? तो एक दूसरे से अलग हो पाना यहाँ पे और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में अपनी जगह पे पार्टिकल्स को प्लेस कीजिए। अगर दो पार्टिकल दूर दूर हैं तो उनको तोड़ पाना इजी है, उनको दूर कर पाना इजी है। जैसे ही वो थोड़ा और क्लोज आए तो उनको दूर करना थोड़ा और डिफिकल्ट हुआ, और जैसे ही वो बिल्कुल क्लोज आ गए उनको दूर करना और ज़्यादा मुश्किल हुआ। क्यों? क्योंकि उनके बीच में प्रेजेंट था क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये क्या है? हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है ये मैटर टू मैटर वेरी करता है। ठीक है, वो किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा होगा, किसी चीज़ के अंदर कम होगा। आप एक स्टोन लीजिए, एक चौक लीजिए और एक रबड़ लीजिए। ठीक है, इलास्टिक बैंड। आप स्टोन को तोड़ने की कोशिश करके देखिए, क्या स्टोन टूटता है? नहीं। फिर उसके बाद आप चौक को तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्या चौक टूटता है? आप देखोगे कि चौक टूट जाता है। फिर उसके बाद आप जो इलास्टिक बैंड है, रबड़ बैंड है, उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्या वो टूटा? हाँ। अगर आप उसको एक लिमिट से ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर दोगे, स्ट्रेच कर दोगे तो हो सकता है वो टूट जाए। और अगर आप इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते हो तो हो सकता है वो टूटेगा नहीं, दोबारा फिर वैसा ही उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो ये चीज़ शो करती है बेटा क्या, कि जो अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है वो तीनों में डिफरेंट है। ठीक है, स्टोन में वो सबसे ज़्यादा था, चौक में वो सबसे कम था। ठीक है, और जो रबड़ बैंड था उसमें इन बिटवीन था। ये चीज़ क्या शो करती है बेटा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट है?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने साइज ऑफ मैटर डिस्कस किया, उसका स्ट्रक्चर शेप डिस्कस किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता चला कि जो मैटर है वो पार्टिकुलेट फॉर्म में है, पार्टिकल की तरह है। हमने डिस्कस की उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या डिस्कस किया बेटा, कि उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो चलिए इसी बेसिस पे मुझे क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि जब एक स्विमर स्विमिंग पूल में स्विम करता है, तैरता है, तो किस प्रॉपर्टी, किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो स्विम कर पाता है, वो वाटर के अंदर कट थ्रू कर पाता है? कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो? सोचिए जरा, सोचिए क्या आता है माइंड में, क्या रीज़न हो सकता है कि स्विमर ने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कट थ्रू किया और वो स्विम करता गया? ये आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी? कि स्पेस है उनके बीच में, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं और उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सी इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी जिसकी वजह से स्विमर स्विम कर पाया? इसको सोचिए, इसका आंसर हम बाद में देंगे। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम मैटर की स्टेट्स के ऊपर। वी विल स्टडी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स हैं, कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इन 3 स्टेट से अलग भी 2 स्टेट और हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है कौन सा? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन दोनों स्टेट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेनली जो हम पढ़ते हैं वो कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब क्या है ये? नाम तो आपने सुना है, गैसेस के बारे में भी आपको पता है, लिक्विड के बारे में भी आपको पता है, बट डिफरेंस क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये डिफरेंट है? इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें सा क्या फ़र्क है ना? चलिए वो स्टडी करते हैं। अब आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, आप कुछ ऑब्जेक्ट पिक कीजिए अपने आसपास से और उनको नोटबुक में स्केच कीजिए। आप स्केच करोगे तो आपको मिलेगा कि उनकी सभी की एक अलग अलग शेप है ना? देख के भी पता चलता है, और स्केच किया उसके बाउंड्री को तो आपको पता चला कि उनकी एक डेफिनेट शेप है। क्या वो शेप चेंज हो जाती है अपने आप? नहीं, वो शेप क्या है? फिक्स है। उनका अपना एक मास भी है ना? ठीक है, और वो कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, कोई फिक्स वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने एक बॉक्स रख दिया टेबल के ऊपर, उसका अपना एक मास भी है, फिक्स बाउंड्री है उसकी, और वॉल्यूम भी क्या है उसका? फिक्स है। क्या वॉल्यूम चेंज होता है? नहीं। क्या मास चेंज होता है? नहीं होता ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट आपके पास रखे हुए हैं, जिनका फिक्स मास है, फिक्स बाउंड्री है और फिक्स वॉल्यूम है, वो सारे के सारे क्या है बच्चों? सॉलिड है। क्या आप इन सॉलिड्स को क्रश करके आपस में मिक्स कर सकते हो? क्या मिल जाएंगे एक दूसरे में? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं वो सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं होते। क्या था डिफ्यूजन? कि जब एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल में इजीली मिक्स हो जाएं, वो क्या होता है? डिफ्यूजन। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। फाइन। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप अपने आसपास देख रहे हो, इनको कंप्रेस करके देखो, क्या ये कंप्रेस होते हैं? स्ट्रेच करके देखो, क्या स्ट्रेच होते हैं? क्या आप इनकी शेप चेंज कर सकते हो? नहीं। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है बच्चों कि ना तो ये अपनी शेप चेंज करते हैं, ना अपना वॉल्यूम चेंज करते हैं और ना अपना मास चेंज करते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम बोल सकते हैं वो क्या है? एक सॉलिड है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि रबड़ है, वो क्या है? सॉलिड है या वो क्या चीज़ है वो? अब जब आप रबड़ को स्ट्रेच करते हो तो उसको स्ट्रेच करते जाओ आप, एक लिमिट पे आके वो टूट जाएगा। हाँ, अगर उस लिमिट से पहले आप उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा? वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो बेटा सॉलिड्स की टेंडेंसी है अपनी शेप को एज इट इज़ रखने की। ठीक है, या तो उसकी शेप जो है वो वही रहेगी या वो टूट जाएंगे। ठीक है, वो सॉलिड जैसा था वो वैसा नहीं रहेगा, टूट जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को बैंड करने की सोचूं, कंप्रेस करूं, तो क्या होगा? या तो ये टूट जाएगा या ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब जैसे स्पंज की बात करते हैं, ठीक है, या फोम की बात करते हैं, तो क्या होता है? आप उसको प्रेस कर सकते हो, है ना? उसको क्यों कंप्रेस कर पाए आप? क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी एयर प्रेजेंट है। जैसे ही आप उसको कंप्रेस करते हो एयर निकल जाएगी। ठीक है, अगर उसके बीच में स्पेस वो प्रेजेंट नहीं होता, जैसे वुड का कोई ब्लॉक है, क्या आप वुड के ब्लॉक को प्रेस कर सकते हो? नहीं। लेकिन आप फोम को प्रेस कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? एयर प्रेजेंट है। तो ये हमने पढ़े बच्चों सॉलिड्स, जिनकी क्या है? फिक्स मास है, फिक्स वॉल्यूम है और फिक्स शेप है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी बच्चों? लिक्विड्स की। तो इनका क्या था बच्चों?
मास फिक्स था, वॉल्यूम फिक्स था और शेप फिक्स थी। क्या लिक्विड के केस में ऐसा है? अगर नहीं है तो क्या डिफरेंस है इससे? ठीक है, आपने देखा होगा कि लिक्विड को आप जिस भी वेसल में, जिस भी कंटेनर में डालते हो उसी का शेप ले लेता है ना? तो इसका शेप तो फिक्स नहीं है। चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। आप 5 से 7 अलग अलग कंटेनर, अलग अलग वेसल लीजिए, ठीक है, और उनमें एक काम कीजिए। अगर आपके पास कुछ मेजर करने के लिए कोई वेसल है, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज आप एक काम कीजिए, एक कप लीजिए और उसी का मेजर बनाइए। उस कप को कंप्लीट फिल कीजिए और उसको एक एक करके सभी डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स में एक एक कप वो डाल दीजिए। जहाँ तक अब उसमें पानी है वेसल में, वहाँ पे एक मार्क कर दीजिए, उनको एम्प्टी कर दीजिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि उस मार्क तक सेम क्वांटिटी है। जहाँ तक वो मार्क है वहाँ तक एक कप जो है वो लिक्विड का मार्क लगाया हुआ है हमने। फाइन। अब कोई भी लिक्विड लीजिए, जूस, पानी, नारियल पानी, या कोई भी आप लिक्विड लीजिए, जैसे मिल्क, ठीक है। अब किसी भी एक लिक्विड का आप वो कप फिल कीजिए, ठीक है। उस पूरे भरे हुए कप को इन 5-7 में से किसी भी एक कंटेनर में, वेसल में डाल दीजिए। अब 1 बाय 1 एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से फर्दर ऐसे ही आप इनको ट्रांसफ़र कीजिए। नोट कीजिए क्या हर कंटेनर में सेम उसी लेवल पे आके वो लिक्विड आता है जहाँ पे आपने मार्क लगाया था? क्योंकि आपने मार्क उस एक कप जो आपने पानी लिया था उसके लेवल पे लगाया था। क्या वहीं तक जो है कोई भी जो आपने लिक्विड लिया, क्या वो वहीं तक आया? आप पाएंगे कि जो लिक्विड है वो हमेशा उसी लेवल तक आता है, लेकिन जो शेप है वो बार बार चेंज हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लिक्विड का जो मास है वो फिक्स है, वॉल्यूम है जो वो भी फिक्स है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक मार्क था हर कंटेनर में हमेशा वहीं तक लिक्विड था। इसका मतलब वो चाहे 100 ml था कप में या 200 ml था, जितना भी था, लेकिन हर बार वो सेम था। उसका जो वॉल्यूम था वो चेंज नहीं हुआ, जितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया था वो हर बार सेम था। फाइन। लेकिन जो उसका शेप था वो हर बार वेसल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। ठीक है, अगर कोई आपने नैरो वेसल लिया है तो उसमें वो काफ़ी ऊपर तक गया, अगर कोई ब्रॉड कंटेनर लिया है तो उसमें वो बहुत नीचे तक था। ठीक है, लेकिन हमेशा उसका वॉल्यूम सेम रहा, बस शेप चेंज होती गई। फाइन। तो क्या लिखेंगे? लिक्विड्स क्या है? लिक्विड वो स्टेट है मैटर की जिसमें मास फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, बट शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये थी क्या प्रॉपर्टीज लिक्विड की। अब बात करते हैं डिफ्यूजन की, कि जैसे सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन जो था वो नहीं हुआ था, क्या लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूजन होगा? क्या लिक्विड में सॉलिड का डिफ्यूजन होगा? सॉलिड का डिफ्यूजन हम देख चुके हैं एग्जांपल। जो सॉल्ट था वो सॉलिड था, जो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स थे वो भी सॉलिड थे। तो यहाँ से हमने देखा कि जो सॉलिड्स हैं वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं किसमें? लिक्विड में। क्या लिक्विड में लिक्विड डिफ्यूज़ कर सकता है? जो आपने डेटॉल ऐड किया था या जो आपने इंक ऐड किया था वो क्या थे? लिक्विड थे। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूजन है वो पॉसिबल है। बट क्या गैसेस का डिफ्यूजन पॉसिबल है लिक्विड में? एनी आइडिया? जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो वो क्या है? वैसे हेल्थ के लिए तो अच्छी है नहीं, बट फिर भी आप पीते हो तो क्या वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। किस चीज़ का? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन लिक्विड। है क्या उसमें? डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको डिफ्यूज़ किया गया, उसको मिलाया गया है। फाइन। और क्या एग्जाम्पल इसका? आप ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, क्या चाहिए उसके लिए? ऑक्सीजन। अब जब हमें ऑक्सीजन चाहिए तो जो समुद्र में जो नीचे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सी में, ओशंस में, क्या उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? चाहिए, उनको भी डेफिनेटली ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिली? वो ऑक्सीजन इसी डिफ्यूजन से मिली। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डिफ्यूज़ होती है किसमें? सी वाटर में, और अवेलेबल होती है किसके लिए? एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। तो ये हमने देखे, जो तीनों के तीनों हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो क्या कर सकते हैं? डिफ्यूज़ कर सकते हैं लिक्विड्स के अंदर। हाँ, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिफर कर सकती है। ठीक है, लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूजन वो बहुत फास्ट होगा, लिक्विड में सॉलिड का डिफ्यूजन थोड़ा सा स्लो होगा। फाइन। चलिए अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की, जो क्या है? गैसेस। तो गैसियस स्टेट में ऐसा क्या डिफरेंस है? आपने सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस देखा क्या? कि मास और वॉल्यूम तो दोनों में फिक्स था, लेकिन जो शेप थी वो दोनों में फिक्स नहीं थी। सॉलिड में शेप क्या थी? फिक्स थी, लेकिन लिक्विड में क्या थी? वो शेप फिक्स नहीं थी। ठीक है, गैस में क्या डिफरेंस है?
अब एक बात बताइए, आपने बलून वाले को देखा होगा जो गुब्बारे वाला होता है, वो एक छोटे से सिलेंडर से बहुत सारे जो बलून्स हैं उनको फिल कर देता है। अब कहाँ से आई इतनी गैस? वो जो सिलेंडर था वो तो इतना सा था और लगभग हर बलून उस सिलेंडर से बड़ा था। कैसे इतने सारे बलून उसने उससे फिल किए? क्या रीज़न था? तो बच्चों, ये प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी की। जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अगर आप ये चीज़ चेक करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। 3 खाली सिरेंज लीजिए, उनका जो पिस्टन है उसको निकाल दीजिए, फाइन। अब उसका पिस्टन निकालने के बाद तीनों के तीनों का जो बॉटम पोर्शन है जहाँ निडल लगती है उस पोर्शन को सील कर दीजिए, ठीक है। एक को एज इट इज़ एम्प्टी रखिए और दोबारा से उस पर पिस्टन लगा दीजिए। दूसरे में कोई भी लिक्विड लीजिए, वाटर ले लीजिए और पिस्टन लगा दीजिए। तीसरे में कोई भी आप जैसे सैंड ले लीजिए, ठीक है, और ऊपर से पिस्टन लगा दीजिए। अब तीनों को आप कंप्रेस करके देखिए। जो सैंड वाला जो सिरेंज है उसको कंप्रेस करना बहुत टफ है, वो कंप्रेस नियर अबाउट होगा ही नहीं, फाइन। उसके बाद जिसमें आपने वाटर लिया था उसको कंप्रेस करके देखिए, वो हल्का बहुत कंप्रेस होगा बट नेग्लिजिबली। अब आप जो एम्प्टी था जिसमें क्या थे, सिर्फ एयर प्रेजेंट थी, उसको कंप्रेस करके देखिए तो आप देखोगे जो पिस्टन है वो बहुत नीचे तक चला गया। तो यहाँ से हमने देखा कि जो गैसेस हैं, गैस ही थी ना एयर के अंदर, ठीक है ना, तो क्या पता चला हमें, जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल है, उनको कंप्रेस किया जा सकता है, फाइन। तो इससे हमें आइडिया आया कि कैसे एक छोटे से सिलेंडर से इतने सारे बलून थे जो वो फिल किए गए। हमने सीखा कि गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से वेसल में भी फिट किया जा सकता है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है, जो वॉल्यूम है गैस का वो फिक्स नहीं है। जब उसको सिलेंडर में डाला गया तो उसका वॉल्यूम सिर्फ सिलेंडर जितना था। जब उससे बलून फिल किए गए तो हमने देखा कि उन सभी बलून का अगर कंबाइंड वॉल्यूम देखें तो वो उससे कई गुना था। दे वर मैनी टाइम्स लार्जर इन वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द सिलेंडर। जो बलून्स थे वो वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा कि जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे फिक्स नहीं है। क्या मास यहाँ पे फिक्स है? तो मास को देखने के लिए आप एक ये क्लिप देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि बलून हमने दोनों तरफ लगाए हुए हैं। जो तराजू होता है ना, उस जैसा एक स्ट्रक्चर बना के दोनों तरफ बलून वहाँ पे क्या किए हैं, लगा दिए हैं, ठीक है। आप देखोगे कि दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि वो वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, वो वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इस साइड मास ज़्यादा था एज कंपेयर टू दैट साइड, है ना। तो यहाँ से हमें शो हुआ कि उनका भी एक मास है। अब वो मास कितना है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर गैस कौन सी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो गैसेज हैं उनका एक फिक्स मास है, लेकिन ना वॉल्यूम फिक्स है और ना ही उनकी शेप फिक्स है। डिफ्यूजन की बात करें तो गैसेस में गैसेस का डिफ्यूजन बहुत इजीली होता है। अब जैसे आपको जो आपकी फूड, जो आपका फेवरेट फूड था, उसकी स्मेल कितनी जल्दी आ गई थी। कैसे? जो फूड में से जो पार्टिकल्स रिलीज़ हुए थे, कैसे रिलीज़ हुए थे? अब जब खाना गर्म था तो उसमें से स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी ना, तो उसमें फूड पार्टिकल्स जो थे वो मिक्स हुए और वो गैसेस में मिक्स होकर आप तक आए। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस आपके अराउंड प्रेजेंट हैं उनमें डिफ्यूज़ होकर वो आप तक आए। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिफ्यूजन है वो गैसेस का गैसेस में इजीली हो जाता है। हाईली कंप्रेसिबल है गैसेस। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत सी जगहों पे किया जाता है। आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें जो गैसेस हैं उनको हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है, इतना हाई कि वो लिक्विड स्टेट में चली जाती हैं, ठीक है। जो आप यूज़ करते हो गैस आपके घर में, वो बाहर तो गैस की फॉर्म में ही आती है, लेकिन जो सिलेंडर के अंदर है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, ठीक है। अब डिफ्यूजन का एक और एग्जांपल देखिए। जो है आपकी एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी खुद की कोई स्मेल नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक दूसरी गैस मिलाई जाती है जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पंजेंट है। क्या नाम है उसका? एथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। तो गैसेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, कई ऑर्डरलेस हैं, कईयों में ऑर्डर प्रेजेंट है, कई कलरलेस हैं। जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की कोई स्मेल है ना ऑक्सीजन का कोई कलर है, बट फिर भी ये क्या है, एक मैटर है। जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका मोशन जो है वो रैंडम होता है, ठीक है। अब रैंडम मोशन है तो वो एक दूसरे से टकराते भी हैं।
जब उनको किसी कंटेनर में फिल कर दिया जाता है तो वो खुद से टकराने के साथ साथ कंटेनर वॉल से भी टकराते हैं। इस वजह से पर यूनिट एक फोर्स जनरेट करते हैं। एक बार ये इमेज देखिए, इसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से हैं। सॉलिड में आप देखोगे कि पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हैं, इसी वजह से इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। लिक्विड में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर हैं, इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम है, और बीच में इनकी जो स्पेस है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। हमने डिस्कस किया था ना कि इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। सॉलिड में वो स्पेस बहुत कम था, नेग्लिजिबल था। लिक्विड के केस में वो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है। अब गैसेस में क्या है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, ठीक है, और जो स्पेस है इनके बीच में वो बहुत ज़्यादा है। एक हमने क्वेश्चन किया था ना स्विमर वाला, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी वो यही कैरेक्टरिस्टिक थी कि एक तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो डिफरेंट है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में कम है और गैसेस में सबसे कम है। और दूसरा जो स्पेस है सॉलिड्स के बीच में सबसे कम प्रेजेंट है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा है और गैसेस में सबसे ज़्यादा है। तो जब स्विमर स्विम करता है वाटर के अंदर तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसमें, वाटर पार्टिकल्स में, वो कम है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और जो स्पेस प्रेजेंट है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये स्पेस बीच में प्रेजेंट ना हो पार्टिकल्स के तो स्विमर इजीली स्विम नहीं कर पाएगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो स्विमर तब भी स्विम नहीं कर पाएगा। अगर स्विमर को बोला जाए कि आप आइस में से आप स्विम करो तो स्विम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और स्पेस इन बिटवीन पार्टिकल्स जो है वो है ही नहीं, ठीक है। अगर स्विमर को बोला जाए आप वाटर की जगह ऑयल में स्विम कीजिए तो स्विमर के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का एज़ कंपेयर टू वाटर वो बहुत ज़्यादा है, और जो स्पेस इन बिटवीन पार्टिकल है वो बहुत कम है। तो ये प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक थी जिसकी वजह से स्विमर इजीली स्विम कर पाया था। तो आज हमने स्टडी किया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हमने उसके शेप को डिस्कस किया, उसके साइज़ को डिस्कस किया, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। जैसे क्या कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। हमने सीखा कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। हमने स्टडी किया डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये सब हमने आज सीखा, ठीक है। तो जो बाकी का चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप अब तक जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग NCERT क्लासेस। थैंक यू।